हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस का एक और टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैरिज यानी कि विवाह के बारे में। टीजीटी होम साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है विवाह। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसको डिस्कस कराऊंगी आपको। ये गृह विज्ञान की बुक है, क्लास 12 की, यूपी की है। तो देखिए इसमें एक चैप्टर है विवाह, देख रहे हैं। तो इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे विवाह के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, विवाह के बारे में सारी चीजें जान लेंगे, तो सिर्फ रह जाएगा परिवार। ठीक है, तो जो टीजीटी का सीडी वाला चैप्टर है, सीडी वाला पोर्शन है, वह खत्म हो जाएगा। कैसे, देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया किस किस के बारे में, वृद्धि एवं विकास के बारे में। शिशु की वृद्धि और विकास हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। दूसरा डिस्कशन हम लोगों का था कि जो रुग्णता होती है, बच्चों की रुग्णता यानी कि जो बीमारियां होती हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विवाह के बारे में। इसके बाद रहेगा परिवार। ठीक है, तो परिवार पे जो मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है, इसके प्लेलिस्ट में, चाइल्ड डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हमारा जो सीडी का जो पोर्शन है वह खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर नया अपना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना लास्ट टॉपिक है यह सीडी का विवाह। तो देखिए, विवाह परिवार निर्माण का मूल आधार है। परिवार निर्माण का मूल आधार क्या है? विवाह। कहने का मतलब यह है कि जो समाज होता है, यानी समझ लीजिए यह समाज है। ठीक है, इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है परिवार। ध्यान दीजिएगा, समाज की इकाई क्या है? ये एक समाज है और ये इकाई यानी एक परिवार क्या है? इसकी इकाई है। समाज की इकाई परिवार है। परिवार क्या है? तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। ध्यान दीजिएगा, परिवार एक सामाजिक संस्था है और इस संस्था का निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता मानी गई है? तो इस संस्था के निर्माण के लिए विवाह की आवश्यकता मानी गई है। इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम लोग कि विवाह परिवार निर्माण का मूल आधार है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यानी कि जब किसी परिवार का निर्माण करना होता है तो उसके लिए आवश्यकता होती है विवाह की। बिना विवाह के एक स्त्री और एक पुरुष परिवार नहीं माने जा सकते। उनके संबंध क्या होते हैं? वैध नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुषों को सामाजिक मान्यता मिल जाती है, उनके संबंधों को वैध माना जाता है। उनसे उत्पन्न जो संतानें होती हैं वो भी वैध होती हैं और अपने पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार होता है। इसलिए विवाह को परिवार निर्माण का मूल आधार माना गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समाज है, समाज की इकाई परिवार है। ठीक है, और परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसके लिए विवाह का होना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक समाज में विवाह अनिवार्य है। सही बात है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, किसी से भी बिलोंग करता हो, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज हो, कोई भी कल्चर हो, सब में विवाह की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। बिना विवाह के संबंध क्या होते हैं? वह अवैध माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक समाज में विवाह को अनिवार्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बुक में हिंदू विवाह के बारे में दिया गया था, तो हम लोग वही चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास 12 की बुक है, मैंने आपको बताई थी कि 11th, 12th और ग्रेजुएशन आप लोगों को हर हाल में कंप्लीट करना है। हिंदू विवाह के भेद देखिए, हिंदू विवाह के कितने भेद है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुरी विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इस तरीके से हिंदू विवाह में कितने भेद है? तो कुल हिंदू विवाह में 8 भेद है। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसमें क्या है। ब्रह्म विवाह क्या है? तो ध्यान दीजिए, ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि जो कन्या पक्ष होते हैं वह अपनी इच्छा अनुसार अपने पुत्री को, अपनी कन्या को ढेर सारा अलंकार देकर कन्या वर पक्ष को जो है कन्यादान करते हैं और खुशी खुशी उसकी विदाई होती है। तो यह विवाह क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है। यह सबसे प्रचलित और सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है और यह आज भी जो है हमारे समाज में यही विवाह का प्रचलन है। दैव विवाह में क्या होता है? तो देखिए, दैव विवाह में क्या
कि जो यज्ञ करता यानी जो पुरोहित होते हैं, जब वो यज्ञ करते हैं किसी जजमान के घर अपने, तो क्या करते हैं, जो जजमान होते हैं वह अपनी कन्या का विवाह उस पुरोहित से करा देते हैं। तो उस पुरोहित से करा देने से यह विवाह क्या कहलाता है, तो यह विवाह दैव विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्ष विवाह। इसमें क्या होता है कि जो वर पक्ष होते हैं यानी जो लड़के वाले होते हैं वह गाय और बैल का एक जोड़ा देते हैं। किसको देते हैं, तो वो देते हैं कन्या पक्ष को। कन्या पक्ष को गाय और बैल का एक जोड़ा देकर कन्यादान लेकर कन्या की विदाई कराना क्या कहलाता है, आर्ष विवाह कहलाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं प्रजापत्य विवाह। देखिए ये प्रजापत्य विवाह में देखिए यह बहुत ही ज्यादा बाल विवाह के समकक्ष आता है। इसमें क्या होता है कि जो कन्या होती है उसकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है और पिता के दबाव में आकर जो है कन्या को विवाह करना पड़ता है। इस तरीके का विवाह क्या कहलाता है, प्रजापत्य विवाह कहलाता है। गांधर्व विवाह, इसको आज के समय में प्रेम विवाह भी कहा जाता है। प्राचीन समय में गांधर्व जाति के लोग इसी तरीके का विवाह करते हैं, एक दूसरे के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि न परिवार, घर परिवार, किसी की आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं होती है, प्रकृति को ही वह अपना सब कुछ मानकर विवाह कर लेते हैं। तो इस तरीके का विवाह क्या कहलाता है, तो गंधर्व विवाह कहलाता है। अब देखते हैं आसुरी विवाह। आसुरी विवाह क्या कहलाता है, आसुरी विवाह में देखिए, एक मिनट रुकिए, सॉरी फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं आसुरी विवाह। आसुरी विवाह में देखिए जो वर पक्ष होते हैं, जो वर पक्ष होता है वो बहुत सारा धन कन्या पक्ष को देकर लड़की को फिर अपने साथ विवाह करके ले जाता है। इस तरीके का विवाह क्या कहलाता है, तो आसुरी विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में देखिए क्या होता है, जब युद्ध होता है, युद्ध होता है तो जो जीता हुआ पक्ष होता है वह हारे हुए पक्ष की कन्या को हर कर ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। तो इस तरीके का विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह को ध्यान दीजिएगा क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे और जीतने के बाद जो हारा हुआ पक्ष रहता है उसकी कन्या को हर कर ले जाकर विवाह कर लेते हैं। तो इस तरीके का विवाह राक्षसी विवाह कहलाता है। और पिशाच विवाह, ये लास्ट है और सबसे ज्यादा जो है बुरा यानी कि अनैतिक इसको माना गया है पिशाच विवाह। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो बलपूर्वक कन्या के साथ कुकर्म करता है, फिर उसके बाद उस कन्या को समाज से बचाने के लिए उसको मजबूरी में उससे विवाह करना रहता है। तो इस तरीके का विवाह पिशाच विवाह कहलाता है और ये सबसे निकृष्ट माना गया है हिंदू विवाह में। आई होप ये विवाह का, हिंदू विवाह का कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं। तो अंतर्विवाह में देखिए क्या होता है, अंतर्विवाह में जो अपनी जाति या उपजाति में ही विवाह कराना क्या कहलाता है, तो अंतर्विवाह कहलाता है। अब देखिए बहिर्विवाह क्या कहलाता है, तो बहिर्विवाह में देखिए अपनी जाति और उपजाति में तो विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है, लेकिन अपनी जाति में अपने ही गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने ही गोत्र में शादी निषेध माना गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि अपनी जाति या उपजाति में विवाह कराना अंतर्विवाह कहलाता है, लेकिन बहिर्विवाह इसमें क्या है कि अपनी जाति और उपजाति में विवाह करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जो गोत्र होता है, गोत्र पिंड ये सब होता है, यह एक नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए। अपनी जाति में गोत्र अलग होना चाहिए। तो इस तरीके का विवाह बहिर्विवाह कहलाता है। अब अनुलोम विवाह देखिए, अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जो इसमें क्या, अनुलोम विवाह में जो कन्या यानी जो वर पक्ष होता है, यानी जो लड़का होता है, पुरुष होता है, वह उच्च कुल का होता है। ध्यान दीजिएगा, लड़का, अनुलोम विवाह में लड़का उच्च कुल का होता है और जो लड़की होती है वह निम्न कुल की होती है। तो इस तरीके का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। इसी के बिल्कुल विपरीत है प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या होता है कि जो कन्या होती है यानी जो लड़की होती है वह ऊंचे कुल की होती है, लेकिन जो लड़का होता है वह निम्न कुल का होता है। तो इस तरीके का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो आई होप ये चारों विवाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे हिंदू विवाह के अधिनियम। ध्यान दीजिए, मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल नहीं लिया है, जिनसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं मैंने सिर्फ उनको यहाँ पे लिया है। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था सन 1955 में। इसमें क्या निर्धारित किया गया था, इसमें निर्धारित किया गया था कि लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए।
कब? 1955 में जब हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ तो लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से ध्यान दीजिएगा। जब 1976 में इसमें संशोधन हुआ, यानी इस नियम में सुधार कब हुआ? तो 1976 में इस नियम में सुधार हुआ और इसमें यह निर्धारित किया गया कि लड़की की उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष और लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। और यही आज भी जो है यह मान्यता, यही नियम आज भी लागू है। ध्यान दीजिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम पारित तो हुआ था 1955 में, लेकिन उस समय लड़का की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1976 में इस नियम में संशोधन किया गया, जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष जो है वह निर्धारित की गई। अब आगे देखते हैं, बाल विवाह निषेध कानून या शारदा एक्ट। यह भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है विवाह से रिलेटेड। सन 1929 में, ध्यान दीजिएगा, सन 1929 में राम हरविलास शारदा, किसने? राम हरविलास शारदा के प्रयासों से कौन सा कानून लागू हुआ? बाल विवाह निषेध कानून, जिसे कि शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर शारदा एक्ट पूछे तो इससे आप बाल विवाह से ही ऐड करके तब ऑप्शन पे टिक करिएगा। ठीक है, आई होप ये विवाह का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये कुछ क्वेश्चंस है, इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन और सारे आंसर लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इस तरीके से लिखिएगा कि ए का पहले का जो भी ऑप्शन सही होगा वो, दूसरे का जो भी ऑप्शन सही होगा वो, इस तरीके से तीसरे का जो भी ऑप्शन सही होगा उसको लिखिएगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन और पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। परिवार का गठन होता है, ध्यान से सुनिएगा, परिवार का गठन होता है। ऑप्शन है संबंध के आधार पर, वित्तीय हितों के आधार पर, विवाह के आधार पर, या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह क्या है? हिंदू विवाह क्या है? एक समझौता है, एक धार्मिक संस्कार है, एक समिति है, या फिर नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू विवाह की समस्याएं हैं। हिंदू विवाह की कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध, या फिर ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये सारी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का उद्देश्य है। तो हिंदू विवाह का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है हमारा धर्म पालन, संतान प्राप्ति, काम सुख, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा, इसके लिए भी आप लोग जरूर लिख के बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हेल्थ। ठीक है, सीडी का सारा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड पहले मैं एक दिन कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ में क्या क्या पढ़ना है और हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। सारा सिलेबस, टीजीटी का सारा सिलेबस जो है मैं यहाँ कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।